नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद बताए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। जो बार बार परीक्षाओं में अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उन्हीं अनुच्छेद पे बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और जब लागू हुआ था तो उस समय जो अनुच्छेद थे वो कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, तो वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हो गई। कितनी हो गई, तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और 10वीं अनुसूची 52 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपने संविधान संशोधन की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैंने अलग से जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में भी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद की। तो अगर बात करें, अगर मूल अनुच्छेद पूछ लें तो आज भी वो 395 अनुच्छेद है। इसके भाग बना दिए का खा जोड़ के अगर देखा जाए तो अनुच्छेद की गणना अगर की जाए तो कितने हो गए, तो अनुच्छेद हो गए 468 हो गए। मतलब गणना की दृष्टि से देखा जाए, गणना कैसे, का खा और गा जोड़ कर अगर देखा जाए तो 468 हो गए। अगर जो मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद की बात करें तो 395 ही अनुच्छेद है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इतना। और बीपीएससी जो है 1997 में प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद के बारे में, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे पहला अनुच्छेद दिया है, इसमें ये बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है। इसका प्रावधान किसमें किया गया, तो अनुच्छेद पहले में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद पहले में जो है संघ का नाम, राज्य क्षेत्र की बात की गई है, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात की गई है, अनुच्छेद 2 में, याद रखिएगा। ये प्रश्न बाकायदा ऐसे ही पूछे जाते हैं, पूछ लेता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 2 में की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर भाग पूछ ले जाए कि राज्य और राज्य क्षेत्र जो है उसका भाग कौन सा संबंधित है, तो ये जो है भाग पहले में जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 3 में, तो अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 3 है, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता की बात करें तो अगर भाग पूछ लिया जाए नागरिकता से कौन सा संबंधित है, तो भाग जो है वो 2 भाग जो है वो संबंधित है नागरिकता से, याद रखिएगा। कौन सा भाग संबंधित है, तो भाग 2 जो है संबंधित है नागरिकता से। और अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद जो है 5। फिर बात करें अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में बार बार पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण आप टिक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो है उसकी जाति कोई भी हो या मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद जो है 15 में बताया गया है। तो याद रखिए अनुच्छेद 15 में क्या है, कोई भी धर्म हो या कहीं भी जन्मा हो, कोई भी जात में या कहीं भी स्थान पे, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में जो है अफसरों की समानता, तो अनुच्छेद 16 में बात की गई अफसरों की समानता जो है किस में बात की गई, तो अनुच्छेद 16 में बात की गई कि अफसरों की समानता होनी चाहिए। फिर जो है अनुच्छेद 17 सबसे महत्वपूर्ण है, आप ये नोट कर लीजिएगा। तो इसमें बताया गया है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत बताया गया, मतलब एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, किसमें, तो अनुच्छेद 17 में की गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, अनुच्छेद 17 भी बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आपको सबसे ज़्यादा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 14 ये पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। आगे बात करें
जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत की बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद 18 में की गई। ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। उपाधियों का अंत अगर बात करें तो किसमें बात की गई, तो अनुच्छेद जो है 18 है, उसमें जो है प्रावधान किया गया है उपाधियों का अंत का, तो याद रखिएगा। आगे बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 बार बार पूछा जाता है। अभी यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था बार बार, तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अनुच्छेद 19 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो है संरक्षण किया गया है, मतलब वाक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो याद रखिएगा। अब वाक स्वतंत्रता की बात तो की गई है, इसमें जो है अगर बात करें इसके अंतर्गत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया है। तो कौन कौन सी, इसमें ये बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी स्थान पर रह सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है, इसी में बात की गई है अनुच्छेद 19 में। फिर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है, तो इसमें ये भी बात की गई है। फिर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, उसको कोई भी फोर्स नहीं करेगा, मतलब यही बोलना है या कुछ भी अपने हिसाब से वो बोल सकता है। फिर बात करें कि एक और अभिव्यक्ति बताई गई है कि जो है व्यक्ति कहीं भी अपना टूर पे जा सकता है, ये भी उसके लिए स्वतंत्रता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 19 है महत्वपूर्ण बन जाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर बात करें अनुच्छेद 20 में, तो अनुच्छेद 20 में जो है क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। तो किसमें संरक्षण की बात की गई, तो अनुच्छेद 20 में यह बताया गया है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 20 में, तो याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो अनुच्छेद जो है 19 है, और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में बताया गया है। वाक स्वतंत्रता की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 19 में की गई। आप जो हम बता रहे हैं, जो बार बार टिक कर रहे हैं, तो वो जो है बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को बात करेंगे। आगे बात करते हैं। फिर अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद 21 में बताया गया। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बताया गया है, किसमें प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 21 में बात की गई है, याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद आता है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग 99% परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, अगर संविधान से प्रश्न पूछा जाता है। बात करें अनुच्छेद जो 21 का है, तो अनुच्छेद 21 का में ये जो है एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा, तो 86वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ है। कब होता है, तो 2002 में संविधान संशोधन किया गया। इसमें जो प्रावधान किया गया है, ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान जो है किया गया है। किसमें, तो अनुच्छेद 21 का में किया गया है। ये संविधान संशोधन कौन सा होता है, तो 86वें नंबर का संविधान संशोधन 2002 में होता है। इसके तहत जो है प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 21 का में की गई है, और कौन से एज की, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण की बात की गई है, तो याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं कुछ अनुच्छेदों के बारे में, तो यहाँ पे अनुच्छेद 23 दिया है, तो अनुच्छेद 23 में जो है बताया गया कि मानव दुर्व्यापार बालत्व का प्रतिषेध बताया गया है, मतलब जो है बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 23 में किया गया। फिर अनुच्छेद 24, जो अनुच्छेद 24 बार बार पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि कारखानों आदि में जो है बालकों के नियोजन का जो है प्रतिषेध किया गया है, मतलब 14 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उनको जो है कारखाने में कहीं भी काम नहीं कर सकते, तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 24 में। अगर एक बात करें कि ये जो है आपको पढ़ने के लिए है, मतलब जो 14 वर्ष के बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते ये कारखाने वगैरह में, लेकिन ये अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ये खाली किताबों में लिखा है, मान्य कहीं नहीं भी है। अगर आप जाएं कभी स्टेशन गए हों तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो 14 से नीचे के बच्चे हैं, वो भी चाय बेचते हैं, और आप देख रहे होंगे कोई मतलब अन्य कारखानों में भी काम करते हैं। और जो क्या नाम स्टेशन है, स्टेशन पे खुद पुलिस वाले बोलते हैं छोटू चाय ले आ, तो ऐसे में काम नहीं करना चाहिए 14 वर्ष के बच्चों को, मतलब अनिवार्य शिक्षा की है सरकार ने, तो उसका दिखे भी तो रियल लाइफ में कुछ बहुत एक रियर चांस में अगर हो तो देख सकता है, बाकी जो है वो पढ़ने में ही आता है। तो अनुच्छेद 24 में ये याद रखिएगा कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं कारखानों में या कहीं भी कार्य नहीं कर सकते, तो ये बात की गई है।
फिर आगे बात करें अनुच्छेद 25 में, तो अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब कि यह कहा गया है कि अनुच्छेद 25 में जो है अपने धर्म की आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 में बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो आगे बात करें तो अनुच्छेद जो 29 है सबसे महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा अलग टिक करके। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। कौन करता है? तो अनुच्छेद जो 29 है वो करता है किसके? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 करता है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ये प्रश्न यूपी पुलिस में अभी हाल ही में पेपर हुआ है, तो उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। फिर बात करें जो अनुच्छेद 32 है, तो अनुच्छेद 32 जो है इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है, संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। अब ये बात करते हैं अनुच्छेद 32 में ही जो है 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में बात की गई है। फिर अनुच्छेद 39 में बात करें तो अनुच्छेद 39 में जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, तो ये बात की गई है अनुच्छेद 39 में, याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण है जो अनुच्छेद 39 का है, अनुच्छेद 39 का सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो है बताए गए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सभी को समान न्याय देना चाहिए और सभी को निःशुल्क जो है विधिक कानून जो है वो उनको जो है समान सहायता प्रदान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसको न्याय अच्छा मिल जाए और जो गरीब है उसको न्याय मतलब न्याय ना मिले, तो ऐसा नहीं है। तो अनुच्छेद 39 का में ये कहा गया है कि सभी को न्याय जो है समान होना चाहिए, तो ये अनुच्छेद 39 में प्रावधान है, तो याद रखिए अनुच्छेद 39 का में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछ लेता है कि अनुच्छेद 40 में जो किसका प्रावधान है, तो ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, तो याद रखिए ग्राम पंचायतों का कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में प्रावधान है, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद जो है 43 खा जो है 43 खा में जो है सहकारी समितियों का संवर्धन, तो सहकारी समितियों का संवर्धन जो है वो किस में बात की गई, तो अनुच्छेद जो है 43 खा में बात की गई है। अब 43 खा में बात की गई है, तो अब बात कर लेते हैं जो भाग 9 है, जो भाग 9 है, भाग 9 जो है उसमें जो है पंचायतों की बात की गई, पंचायतों की बात की गई है। अब पंचायतों में भाग 9 में की गई, फिर भाग 9 का आता है, तो भाग 9 का में जो है नगर पालिकाओं की बात की गई। किसकी बात की गई, तो नगर पालिकाओं की बात की गई है, नगर पालिकाओं की। फिर बात करें सहकारी समितियों की बात किसमें की गई, तो भाग जो 9 खा है उसमें सहकारी समितियों की बात की गई। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 43 खा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भाग भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर आपने भाग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 44, तो अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, प्रावधान किया गया है किसमें, तो अनुच्छेद 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है बात की गई है, मतलब प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 में। अब आपको एक प्रश्न कमेंट करके ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य हो गया भारत का सबसे पहले जो है सिविल कोड जो लॉ है लागू करने वाला, तो ये आपको कमेंट करके बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो जिसने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है, तो आपको कमेंट करके बताना है। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में जो 6 से नीचे के बच्चे मतलब 6 वर्ष के जो नीचे के आयु के बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा की व्यवस्था और देखभाल की व्यवस्था की गई है। किसमें प्रावधान किया गया है, तो शिक्षा की व्यवस्था जो मतलब बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं मतलब 6 से मतलब 1 से लेकर और 6 से पहले मतलब 6 से पहले जो बच्चे होंगे बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था और जो है देखभाल की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 45 के तहत की गई है, याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आता है अनुच्छेद 48 का,
अनुच्छेद 48 का में जो है पर्यावरण का संरक्षण और जो है जीव जंतु की रक्षा करना, ये जो है किस में बात की गई, तो अनुच्छेद 48 का में बात की गई। अब आपको बताना है जो पर्यावरण है वो दूषित ज़्यादा हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, कौन सी वजह से जो है पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या है, तो आपको कमेंट करके बताना है कुछ डिटेल में लिख के। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण अलग अलग किया गया, तो इसमें जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 50 में बात की गई है, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 51 में, तो अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 51 में की गई है किसकी, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो इसकी बात की गई है अनुच्छेद 51 में, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का जो है इसमें जो है मूल कर्तव्यों की बात की गई। अब मूल कर्तव्य कितने हैं, तो मूल कर्तव्य की बात करें तो कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य, तो 11 हैं। फिर बात करते हैं ये मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो हैं वो तुम्हारे जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है 1976 में, इसके द्वारा जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए। अगर भाग की बात करें तो भाग जो है, भाग कौन सा है, भाग जो संबंधित है वो भाग 4 का संबंधित है, याद रखिएगा। भाग 4 का है। अगर अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 51 का है। अगर मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो कितनी है, तो 11 है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी यहाँ पे एक लिस्ट है, तो जान लेते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 52 में, तो अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, तो ये जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 में बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 55 में, तो अनुच्छेद 55 में जो है किसकी बात की गई, तो जो प्रेसिडेंट है उसके निर्वाचन पद्धति की बात की गई है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात की गई है अनुच्छेद 55 में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो है जो निर्वाचन पद्धति है राष्ट्रपति के वो कहाँ से ली गई, कौन से संविधान से ली गई है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। फिर अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो ये याद रखिएगा। फिर बात करें अनुच्छेद 58 में, तो अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता बताई गई, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में बात की गई। तो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, जो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर ना हो। लेकिन इसमें एक क्यों पॉइंट यह है कि लाभ का पद कौन सा, तो इसमें कहा गया है कि जो है कोई भी राज्य का राज्यपाल हो, मतलब राज्य के राज्यपाल के पद पर हो, या मतलब जो है जो राष्ट्रपति बनने को है उससे ना उपराष्ट्रपति हो, तो या मुख्यमंत्री हो, तो ऐसे पद पर जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये इसमें कहा गया है। अगर आपने राष्ट्रपति की स्पेशल वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से बात की है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद जो है 60, तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की किस में बात की गई है, तो अनुच्छेद 60 में की गई। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है बार बार, तो आप नोट कर लीजिएगा, जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अब आपको बताना है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई, तो बात करें महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई, तो यूएसए से ली गई। कहाँ से ली गई, तो यूएसए से ली गई। यूएसए से ही जो है फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, याद रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर आपने संविधान के स्रोत वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और उसमें मैंने विस्तार से बात की है कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न पूछा जाता है। आज बात करते हैं सिर्फ अनुच्छेद पे। तो यहाँ पे बात करें अनुच्छेद के बारे, तो अनुच्छेद 66 है। अनुच्छेद 66 में जो बात की गई उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 में बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 70, तो अनुच्छेद 70 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 70 में जो है अन्य आकस्मिकताओं
में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, तो इसमें बात की है अनुच्छेद 70 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, जो राष्ट्रपति होता है वो जो है क्षमा कर सकता है और विशेष मामलों में जो है दंडादेश को निरसन कर सकता है। तो ये शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ये भी याद रखिए, राष्ट्रपति जो होता है देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, तो याद रखिए ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। ये शक्ति कौन देते? तो अनुच्छेद 72 में दी है, ये याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 73 की बात करें तो अनुच्छेद 73 में जो है संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। किसकी बात की गई? तो संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे जो है संघ की कार्यपालिका के जो अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड बात चलेगी। तो यहाँ पे संघ की कार्यपालिका की बात की गई है। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है? तो विधायिका होता है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका की बात करें, संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो प्रमुख की बात करें, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख। तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है अनुच्छेद 75(1). तो अनुच्छेद 75(1) इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद पूछा जा सकता है। तो इसमें जो बात की गई है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(1) के तहत अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और जो राष्ट्रपति बनता है, मतलब जो नियुक्ति राष्ट्रपति की होती है उसकी सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करता है। तो याद रखिए, अनुच्छेद किस में बात की गई? तो अनुच्छेद 75(1) में बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, अनुच्छेद 76 में किसकी बात की गई? तो भारत का महाधिवक्ता, तो भारत का महाधिवक्ता की बात की गई है। तो याद रखिए, भारत का महाधिवक्ता जो होता है वो जो होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो याद रखिएगा, तो भारत का महाधिवक्ता जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसको अनुच्छेद 76 में बात की गई, भारत का महाधिवक्ता के बारे में बात की गई। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 79 की बात करें अनुच्छेद की, तो 79 अनुच्छेद में बताया गया है कि जो संसद है, संसद के गठन की बात की गई अनुच्छेद 79 में। अगर बात करें जो संसद है उसमें कितने संसद के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं? संसद के जो अंग होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं। अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? तो अंग की 3 की बात करें तो इसमें जो होते हैं, मतलब राज्यसभा होती है, क्या होता है? तो राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, राज्यसभा और लोकसभा और प्रेसिडेंट होता है। 3 अंग होते हैं। अगर सदन की बात करें कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं। अब इसकी बात करते हैं, जो लोकसभा है और राज्यसभा की बात करें। अगर बात करें संसद की, तो संसद की जो पुरानी संसद थी, अब तो नई निर्माण हो गया है संसद का, जो पुरानी संसद थी उसका जो है संविधान सदन नाम रखा गया है पुरानी संसद का। ये प्रश्न पूछा गया तो आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो सदन है संसद के। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का अगर बात करें किस में प्रदान किया गया, मतलब किस में बात की गई है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 80 में बात की गई है कि जो राज्यसभा है उसकी संरचना की बात किस में की गई है? तो अनुच्छेद 80 में की गई है। अब अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। अब उच्च सदन बोला जाता है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य की बात करें तो जो होते हैं 250 सदस्य होते हैं, मतलब 250 सदस्य होते हैं अधिकतम राज्यसभा में। अगर बात करें इसके सभापति की, तो सभापति कौन होता है? तो सभापति की बात करें तो सभापति कौन होता है? तो इसका सभापति जो होता है भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो सभापति होता है। अब जो सभापति होता है तो इसको सभापति का ही वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है, याद रखिएगा। जो वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को वो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका वेतन दिया जाता है। एक दूसरी बात और महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो सभापति होता है जो राज्यसभा होती है उसके 12 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत करता है कौन? सभापति। और सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब उपराष्ट्रपति होता है भारत का, याद रखिएगा। ये बात हुई राज्यसभा के बारे में। फिर बात करते हैं लोकसभा के बारे में। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है तो यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो है
किस में बात की गई, लोकसभा में। तो अनुच्छेद जो है 81 है, इसमें लोकसभा की बात की गई, मतलब संरचना की बात की गई, किस तरीके से संरचना होगी इसकी बात किस में की गई, तो अनुच्छेद 81 में बात की गई लोकसभा की। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम अगर सीटों की बात करें तो अधिकतम जो सीटें होती हैं वो कितनी होती है, 550 सीटें होती हैं। और सांसद कितने बने, तो अभी हाल ही में 543 सांसद बने। अब 543 जो सांसद बने हैं उसमें जो है अब महत्वपूर्ण एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो 543 सांसद है इसमें से मंत्रिमंडल में कितने लिए जाते हैं, मतलब मंत्री परिषद में कितने सदस्य लिए जाते हैं। तो इसमें जो है 15% जो है सदस्य लिए जाते हैं जो 543 सदस्य सांसद बनते हैं। तो याद रखिएगा, ये तो ही लोकसभा के बारे में। और लोकसभा में अगर बात करें कि अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है तो तीसरी बार जो कौन प्रधानमंत्री बने, तो तीसरी बार जो बने वो कौन बने, तो मोदी जी बने। याद रखिएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और लोकसभा के बारे में अगर आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने मंत्रिमंडल के बारे में एक वीडियो बना रखी है, स्पेशली मंत्रिमंडल के बारे में, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है। यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 81 में जो बताया गया है वो लोकसभा की संरचना बताई गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो आगे बात करें जो अनुच्छेद 83(1) है, तो अनुच्छेद 83(1) में अगर बात करें तो इसमें बताया गया कि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है और राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 84 में, तो अनुच्छेद 84 में क्या बात की गई, तो अनुच्छेद 84 में जो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, तो ये जो है संसद की जो सदस्यता है, मतलब कोई भी जो लोकसभा है राज्यसभा में कोई भी सदस्य बनना चाहता है उसकी अर्हता की बात किस में की गई है, तो ये जो है अनुच्छेद 84 में बात की गई। आपको अनुच्छेद 80 याद रखना है, अनुच्छेद 81 याद रखना है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 85 में, तो अनुच्छेद 85 में बात की गई जो संसद के सत्र होते हैं उसकी बात, जो विघटन की बात की गई है किसमें, तो अनुच्छेद 85 में की गई। फिर आता है अनुच्छेद 101 में क्या बात की गई, तो जो होता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है, हाल ही में लोकसभा के स्पीकर कौन बने, तो ओम बिरला जी बने। फिर से ओम बिरला जी ही लोकसभा के स्पीकर बने। और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उसको निर्णायक मत का प्रयोग करता है, याद रखिए। इसमें जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 101 में कहा गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में जो है क्या बात की गई, तो अनुच्छेद 108 में जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो ये जो है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। अब प्रेसिडेंट जो बुलाता है तो इसे प्रधान जो है किस में किया गया है, संसद के जो सदन है उसकी जो है दोनों सदनों की बैठक संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। प्रेसिडेंट ये अनुच्छेद प्रदान किस में किया गया, तो अनुच्छेद 108 में प्रदान किया गया, याद रखिएगा। अब आप कैसे याद करेंगे, तो अगर ध्यान दें कि जो अनुच्छेद 108 है तो इसमें अगर बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि 108 जो एम्बुलेंस का नंबर होता है, एम्बुलेंस का नंबर होता है। अगर कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर इसमें अनुच्छेद 108 की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे, एक लोग नहीं होगा, मतलब बैठक में तो बहुत सारे होंगे। तो संयुक्त बैठक में जितने भी सदन के जो लोग होते हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो जो होते हैं सदन में संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं, याद रखिएगा। ये बैठक कौन बुलाता है, तो ये बैठक जो बुलाता है वो प्रेसिडेंट बुलाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 जो है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में बात की गई है, धन विधेयक के बारे में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा बात की गई, धन विधेयक की परिभाषा की बात जो है अनुच्छेद 110 में की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 112 जो है इसमें बात की गई वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है, हाल ही में अभी बजट पास हुआ है, तो बजट में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो है उसमें बजट शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर बात करें भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसी के रूप में जो किया गया है अनुच्छेद 112 में वो वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब जो भी वार्षिक जो वित्तीय जो वित्त मतलब
खर्च होता है पैसा, रुपये पैसा, उसके विवरण की बात की गई है वार्षिक, तो उसमें अनुच्छेद 112 में की गई है। और बजट पास हुआ तो ये जो है अनुच्छेद पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगर बात करें इस बार का जो बजट 2024 का है वो किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। और भारत की ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है करंट में। और 2024 का बजट भी इन्हीं ने पेश किया है, निर्मला सीतारमण जी ने। और भारत की पहली महिला ऐसी बन गई है जिन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है। अगर बात करें भारत के ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, तो मोरारजी देसाई जी थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा बार 10 बार पेश किया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये, उन्होंने लगातार नहीं पेश किया था, लेकिन इन्होंने जो है ये पहली भारतीय महिला हो गई जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 117। तो अनुच्छेद 117 में जो है कहा गया है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 117 में बात की गई है, तो याद रखिएगा। आपको जो अनुच्छेद 112 है याद रखना है, और अनुच्छेद 108 है ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं फिर अनुच्छेद 122 में बात करें, तो अनुच्छेद 122 में जो है न्यायालयों द्वारा संसद के कार्रवाई की जांच ना किया जाना, तो ये बात की गई है अनुच्छेद 122 में, याद रखिए। अनुच्छेद 122 में किसकी बात की गई है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आगे बात करें अनुच्छेद 123 की, तो अनुच्छेद 123 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 123 में जो है संसद के विचाराधीन में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात जो की गई है वो किस में की गई, तो अनुच्छेद 123 में बात की गई कि जो संसद है उसके विचाराधीन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना और गठन की बात की गई। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, ये चर्चा में क्यों रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो है जिला न्यायालय पे एक 2 दिवसीय बैठक हुई है, तो उसमें जो है उच्चतम न्यायालय चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का जो नया ध्वज है उसमें अनावरण किया गया 75वीं वर्षगांठ पर। जो 75 वर्ष हो गए उच्चतम न्यायालय को, तो इसकी 75वीं वर्षगांठ पर नया अनावरण किया गया, मतलब ध्वज का नया अनावरण किया गया है। तो उसमें ध्वज में जो है नीले कलर का ध्वज है, और इसमें जो है अशोक चक्र है, बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है, तो उसमें लोगों में बना है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है नया ध्वज में क्या क्या लोगों में क्या क्या बना है, तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है। अगर आपने संपूर्ण वीडियो देखनी तो मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई है सुप्रीम कोर्ट के नया ध्वज की, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं शॉर्ट में। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 129 में, तो अनुच्छेद 129 में बात करें तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो ये अनुच्छेद 129 में प्रावधान है, याद रखिए। अनुच्छेद 129 में आपको अनुच्छेद जो है 124 याद रखना है, और अनुच्छेद 123, ये दोनों अनुच्छेद पूछे जाते हैं, तो याद रखना। आगे बात करें अनुच्छेद 137 में, तो अनुच्छेद 137 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है रिव्यू की शक्ति है, उच्चतम न्यायालय के पास जो है रिव्यू की शक्ति जो है मतलब पुनर्विलोकन की शक्ति है, किसके पास, तो उच्चतम न्यायालय के पास। ये प्रावधान जो है कौन करता है, तो अनुच्छेद 137 करता है, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 143 की बात करें, तो अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब उच्चतम न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श ले सकता है कौन, तो ये जो है राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, जो भारत का प्रेसिडेंट है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण है कि जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ली है वो राष्ट्रपति मानना चाहेगा या लागू करना चाहेगा तो करेगा, वरना नहीं भी कर सकता है। तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय की जो परामर्श शक्ति जो है वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, मतलब परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 148 में, तो अनुच्छेद 148 में किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 148 में जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई किसमें, तो ये जो है अनुच्छेद 148 में की गई है, याद रखिएगा। महालेखा परीक्षक की बात की गई, तो इसमें जो है क्या किया गया, तो जो वित्त विभाग होते हैं उसका जो है लेखा जोखा जो कौन रखता है, महालेखा परीक्षक रखता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 155, तो अनुच्छेद 155 में किसकी बात की गई, तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई। राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई। राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, याद रखिए। और राज्य की बात जो राज्य का प्रमुख जो होता है राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति की बात जो की गई वो अनुच्छेद 155 में की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 161, तो अनुच्छेद 161 में जो है
क्या बात की गई, तो अनुच्छेद 161 में जो है ये कहा गया है कि जो राज्य के मामले होंगे वो क्षमा कर सकता है। कौन? तो राज्यपाल कर सकता है, याद रखिएगा। कुछ मामले जो हैं दंडादेश निरसन कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है। जो राज्य के मामले होंगे वो राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो क्षमा कर सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 162। तो अनुच्छेद 162 की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया, मतलब राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका के बारे में किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 162 में बताया गया है, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 164 के वन की बात करें तो अनुच्छेद 164 वन में क्या कहा गया है, तो इसमें जो है राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, तो ये कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। तो राज्य का ही जो होता है सीएम होता है, तो इसलिए वो नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल ही करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 की बात करें तो राज्यों में विधान परिषदों का सृजन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिए अनुच्छेद 169 में ये कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषदों का सृजन है। ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में किया गया। ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 174 में। तो अनुच्छेद 174 में ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्यपाल होता है राज्य का, वो विधानमंडल की सत्रों को बुला भी सकता है और उसको विघटन भी कर सकता है, विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। ये राज्यपाल के पास अधिकार होता है। ये अनुच्छेद 174 अधिकार देता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 200 में। तो अनुच्छेद 200 में जो है राज्यपाल द्वारा जो है विधेयकों पर अनुमोदन देना, या जो अनुमोदन नहीं देता है तो वो रोक लेता है। और किसके लिए, तो राष्ट्रपति के विचार जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होता है उसके विचार के लिए सुरक्षित रखता है। किसको, तो विधेयकों को सुरक्षित रखता है। कौन रखता है, तो राज्यपाल रखता है। मतलब कि अगर राज्यपाल देना चाहे अनुमोदन दे सकता है, अगर अनुमोदन नहीं देता है तो वो जो है विधेयकों को किसको अपने पास रख लेता है, किसकी सुरक्षित, किसके विचारों के लिए, तो अगर राष्ट्रपति विचार देता है तो उसको अनुमोदन कर देता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 201 में। तो अनुच्छेद 201 में अगर बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, मतलब वही बात की गई है अनुच्छेद 201 में बात की गई कि जो विधेयक होते हैं अगर वो राज्यपाल अनुमोदन नहीं देता है, अगर देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो वो रोकता है जो विधेयक को। तो उसमें जो है किसके विचार होने चाहिए, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। तो वही अनुच्छेद 201 में ये कहा गया है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, तो ये बात की गई है अनुच्छेद 201 में, याद रखिएगा। फिर बात करें अनुच्छेद 213 में। तो इसमें जो है विधानमंडल के विचार अधीन में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो इसमें जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 में ये बात की गई है, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 214 में। तो अनुच्छेद 214 की बात करें तो इसमें जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, मतलब राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये प्रावधान किसमें किया गया, तो इसमें जो है अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय होना चाहिए। ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 214 में किया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 215 में। तो अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो ये बात की गई है, किसमें प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 215 में बात की गई। फिर अनुच्छेद 216 में। तो अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन की बात की गई। ये प्रश्न पूछा जाता है 216 में जो है उच्च न्यायालयों की गठन की बात की गई। हाई कोर्ट जो है उसकी बात किस में की गई है, गठन की, तो अनुच्छेद 216 में ये प्रश्न जो है अनुच्छेद पूछा जाता है। बाकी जो है अनुच्छेद 214 याद रखना है कि 214 में जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर गठन की बात किस में की गई, तो गठन की जो है अनुच्छेद 216 में बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 217। तो इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस में बात की गई, तो अनुच्छेद 217 में बात की गई कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी जो है पद की बात की गई है और शर्तों की बात की गई। 19, तो इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई। तो इसमें जो है शपथ और प्रतिज्ञान की किसकी बात की, जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की जो है शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। अगर बात करें कि जो है अनुसूची पूछ ले जाए, तो अनुसूची जो है अनुसूची 3 में बात की गई है शपथ और प्रतिज्ञान की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 226। तो इसमें जो है उच्च न्यायालय की कुछ रीटें
जो है शक्ति दी गई है, मतलब निकालने की शक्ति जो है किसके पास है, तो उच्च न्यायालय के पास जो है कुछ रेटों की जो है शक्ति किसके पास है, ये अनुच्छेद जो है 226 के तहत ये उच्च न्यायालय जो है कुछ रेटें जारी कर सकता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 231। तो इसमें जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, ये जो है पहले बात की गई, जो भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय ये बात की गई थी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो लेकिन फिर क्या हुआ, एक 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बात की गई थी, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें बात की गई थी जो 2 राज्यों का एक न्यायालय भी हो सकता है, ये बात 7वां संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा ये बात की गई थी, और ये अनुच्छेद जो है 231 संबंधित ही, याद रखिएगा। फिर आगे दिया है अनुच्छेद 233। 233 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है, किसमें, तो अनुच्छेद 233 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 239। तो अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद 239 में ये कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई है। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 239 का, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। तो याद रखिए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 239 का में। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 241। तो अनुच्छेद 241 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 241 में की गई है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 का। अनुच्छेद 243 का में जो है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, ग्राम सभा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 का में किया गया है। आगे बात करते हैं तो आगे जो दिया है अनुच्छेद 243 खा, तो अनुच्छेद 243 खा में जो है पंचायतों का गठन की बात की गई है। तो पंचायतों के गठन की बात किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 243 खा में की गई है। अब अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों की बात की गई है, तो बात करते हैं भाग अगर पूछ रहे तो भाग 9 में जो है पंचायतों की बात की गई है। अगर बात करें भाग 9 का में, तो भाग 9 का में जो है नगर पालिकाओं की बात की गई है, और भाग 9 खा में जो है वो किसकी बात की गई है, तो 9 खा में जो है सहकारी समितियों की बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 गा। तो अनुच्छेद 243 गा में जो है पंचायतों की संरचना की बात की गई। अनुच्छेद 243 खा में जो है गठन की बात की गई है, और अनुच्छेद 243 गा में जो है संरचना की बात की गई, मतलब किस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर होगा ये बात की गई है किसमें, तो अनुच्छेद 243 गा में। और गठन की अगर पूछ लिया है तो गठन अनुच्छेद 243 खा में की गई है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 घा। तो अनुच्छेद 243 घा में जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, तो पंचायतों में स्थानों का आरक्षण जो है वो किस में बात की गई, तो 243 घा में बात की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 झा में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 243 झा में जो है पंचायतों के लिए वित्तीय मामले पर सिफारिश के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिए वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान जो किया गया है 243 झा में किया गया है, किसके लिए, पंचायतों के लिए वित्तीय मामले के लिए सिफारिश पर, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्यों के द्वारा किया जाएगा, ये याद रखिएगा राज्यों के द्वारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है अनुच्छेद 243 टा। तो इसमें जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन जो होगा वो किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 243 टा में बताया गया है। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 था में। तो इसमें जो है नगर पालिकाओं का गठन, अगर भाग की बात करें तो भाग 9 का जो है इसमें जो बताया गया जो है पंचायतों के गठन की बात की गई भाग 9 का में। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 दा। तो इसमें जो है प्रावधान किया गया है नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात की गई है अनुच्छेद 243 दा में। और अगर गठन की पूछ लिया जाए तो गठन जो है 243 था में किया गया है, बात की गई है, और 243 दा में जो है निर्वाचन की बात की गई है नगर पालिकाओं की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 या। तो अनुच्छेद 243 या में जो है जिला योजना के लिए समिति, तो जिला योजना के लिए समिति जो होगी वो किस में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 243 या में किया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 243 या था।
तो इसमें जो है सहकारी समितियों का गठन जो है किसमें बात की गई है, तो जो 243 या था में बात की गई है। अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग कौन सा है, तो भाग जो है वो 9 खा सहकारी समितियों के बारे में बताए गए 9 खा में याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची होती है, उसके जो विषय हैं राज्य सूची के, उस पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है, ये प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 253। तो अनुच्छेद 253 में जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौते का प्रभाव। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 262, सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है बार बार। तो इसमें जो है अंतर्राज्यीय नदियां और नदी घाटियों के विवाद से संबंधित जो जल विवाद होता है उसका न्याय निर्णय, तो ये जो है अनुच्छेद 262 में व्यवस्था की गई, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, तो अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध जो है अनुच्छेद 263 में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। आगे बात करें अनुच्छेद 266। तो अनुच्छेद 266 में जो है भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेख के बारे में प्रावधान, तो याद रखिए किसके बारे में प्रावधान है, तो भारत और राज्यों की संचित निधि का प्रावधान जो है अनुच्छेद 266 में, याद रखिएगा। इससे जो राज्य की जो संचित निधि होती है उसमें जो होता है उसका वेतन दिया जाता है जो मुख्यमंत्री का होता है। भारत की संचित निधि जो होती है उसमें जो है प्रधानमंत्री का दिया जाता है, और जो तुम्हारा क्या नाम प्रेसिडेंट होता है और न्यायाधीश होते हैं उनकी जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और जो होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका जो निर्धारण करता है वो संसद करती है, मतलब कितना वेतन देना है उसका निर्धारित नहीं होता है। लेकिन प्रेसिडेंट का जो होता है वेतन निर्धारित होता है 5 लाख रुपये, वो जो दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 267। तो 267 में क्या व्यवस्था की गई है, तो जान लेते हैं। इसमें जो है भारत की आकस्मिकता निधि की बात की गई, भारत के आकस्मिकता निधि की बात की गई है अनुच्छेद 267 में, याद रखिएगा। ये पॉइंट पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है वो अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग की बात की गई। वित्त आयोग की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 280 में की गई। फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 280 में की गई है। ये इसलिए पूछा जा सकता है कि हाल ही में बजट पास हुआ है, तो बजट जब पास हुआ है तो इससे ये अनुच्छेद पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें सबसे महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का में क्या व्यवस्था की गई, जान लेते हैं। अनुच्छेद 300 का में ये बताया गया है कि विधि के अधिकारी के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित ना किया जाना। तो मतलब ये जो है संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया, और किस में रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अगर बात करें संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार था पहले, लेकिन फिर क्या होता है, एक 44वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है, तो 1978 में किया गया। जब 1978 में संविधान संशोधन हुआ था तो इसके तहत जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो याद रखिएगा कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसको जो है जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 312 में की गई है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 में किसकी व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात किस में की गई, तो अनुच्छेद 315 में की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। और एक जो है 300 का वाला और एक 315 वाला ये पूछा जाता है, क्योंकि जो राज्य है और जो केंद्र है उसमें जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना इसमें व्यवस्था की गई है, जो 315 में, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 324। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 324। तो इसमें जो है क्या बताया गया, तो इसमें जो है निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 324 में, याद रखिएगा।
आगे दिया अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 326 में क्या व्यवस्था की गई, इसमें जान लेते हैं। तो इसमें जो है लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो ये जो है व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 326 में, याद रखिएगा। जो लोकसभा का और राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव होता है उस पर जो होता है वयस्क मताधिकार पर आधारित होना। तो ये जो है प्रावधान किस में किया गया, तो अनुच्छेद 326 में किया गया है, याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद आता है, बार बार पूछा जाता है, ये जो है अनुच्छेद 330। आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की भी बात की गई है। किसमें, तो अनुच्छेद 330 में की गई, मतलब SC और ST की जो आरक्षित सीटें हैं उसकी बात की गई है, याद रखिएगा। फिर एक संविधान संशोधन पूछा जा सकता है। 106वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2023 में, इसमें जो है महिलाओं के लिए 33% जो है सीटें जो है आरक्षित कर दी गई हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है राज्य विधानसभाओं में और जो लोकसभा में जो है सीटें आरक्षित कर दी गई हैं महिलाओं के लिए 33%, याद रखिएगा। 106वां संविधान संशोधन होता है। अगर आपने संविधान संशोधन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 331। तो अनुच्छेद 331 में क्या व्यवस्था की गई, तो इसमें जो है लोकसभा में जो 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन की, उसको जो है समाप्त कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। इसके द्वारा जो है जो एंग्लो इंडियन समुदाय थी उनकी 2 सीटें थी उनको समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। पहले अगर बात करें जब जो संविधान संशोधन नहीं हुआ था, 2000 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था 2019 में, उससे पहले अगर बात करें तो 552 सीटें थी, लेकिन इसको 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो अब अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 550 सीटें हैं, लेकिन अगर सांसद की बात करें तो सांसद कितने बनते हैं, तो 543 सांसद बनते हैं। और 543 में जो है 15% जो है मंत्री परिषद में लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने मंत्री परिषद के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में अगर वीडियो नहीं देखी तो आप तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से 100 में 100% प्रश्न बनेगा ही बनेगा और अनुच्छेद से भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 332। तो अनुच्छेद 332 में जो राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों का आरक्षण, इसकी बात की गई। अभी पीछे किसकी बात की गई थी, तो जो है लोकसभा की बात की गई थी। जो लोकसभा में SC ST की जो सीटें हैं वो आरक्षण की बात की गई थी अनुच्छेद 330 में। और इसमें जो राज्य में अगर बात करें, राज्य में कौन से अनुच्छेद में की गई, तो राज्य में जो है अनुच्छेद 332 में की गई, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 में जो राज्यों के विधानसभाओं में अगला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, और ये जो है समाप्त कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है 2019 में। इसमें जो 2 सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 338। तो अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 338 का में। तो 338 का में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। दोनों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद 338 की बात करें तो अनुच्छेद 338 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था की गई है। फिर 338 का की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 338 खा। तो इसमें जो है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो पिछड़े वर्गों मतलब OBC के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। किसमें, तो अनुच्छेद 338 खा में, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 340। तो अनुच्छेद 340 में जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 340 में, याद रखिएगा। आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, जो अनुच्छेद 338 है, अनुच्छेद 338 का, अनुच्छेद 338 खा, ये पॉइंट पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 343। सबसे महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि अगर बात करें तो लिपि जो है देवनागरी घोषित की गई, याद रखिएगा। भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी घोषित की गई, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 343 में व्यवस्था की गई, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 350 का। तो अनुच्छेद 350 का में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं, मतलब प्राथमिक जो है 1 से 8 क्लास तक जो है बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, मतलब उसकी मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए, ये व्यवस्था की गई है। अगर पूछ ले 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस पे की गई है, तो अनुच्छेद पूछ ले तो 21 का में। और संविधान संशोधन कौन सा होता है, तो संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई, याद रखिएगा। कब होता है, तो 2002 में होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं
आगे दिया अनुच्छेद 350 खा। तो अनुच्छेद 350 खा में जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, तो ये व्यवस्था जो है अनुच्छेद 350 खा में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 350 खा में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अनुच्छेद 350 का में और अनुच्छेद 343, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा, तो ये घोषणा कब की जाती है? युद्ध के समय और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये जो लगाया गया था 25 जून 1975 में, और अभी हाल ही में जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है मतलब गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होती है 11 जुलाई को अधिसूचना जारी होती है कि जो है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये अधिसूचना जो है गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, याद रखिएगा। 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी तक आपने पढ़ा होगा 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। आज से आपको याद रखिएगा संविधान हत्या दिवस भी किसने अधिसूचना जारी की? 11 जुलाई को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होती है। ये क्यों इन्होंने बताया है? क्योंकि 25 जून 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो इसको जो है इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संविधान के कोई भी रूल नहीं फॉलो होते हैं, तो इसमें जो है अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से जो है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं जो मूल अधिकार हैं, तो जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है ये निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, और बाकी जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो 20 है और अनुच्छेद 21 है ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 356, तो इसमें जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 356 में, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 360, सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान, तो इसमें जो है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 360 में किया गया, याद रखिएगा अनुच्छेद 360 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसमें की जाती है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 352 है। अगर वित्तीय बात करें तो वित्तीय में जो है अनुच्छेद 360 है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो है 368, अनुच्छेद 368 में, तो अनुच्छेद 368 में जो है संसद है, संसद जो है उसको ये शक्ति प्रदान की गई है, संसद को शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 368 के तहत कि वो जो है संविधान जो है मूल संविधान जो है उसमें संशोधन कर सकती है। किसको शक्ति प्रदान है? तो संसद को ये शक्ति प्रदान की गई, किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा जो शक्ति प्रदान की गई कि वह संविधान संशोधन कर सकती है। अगर बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है भाग किसमें की गई? तो भाग 20 में की गई है, याद रखिएगा भाग 20 में की गई है। अब भाग 20 में की गई और अनुच्छेद कौन सा संबंधित? तो अनुच्छेद जो है 368 संबंधित है। फिर भी अगर पूछ लिया जाए, एक और पॉइंट पूछा जाता है, पूछ लिया जाए अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो फर्स्ट से लेकर लगा के और 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब फर्स्ट वाला कब हुआ था? तो 1951 में होता है, और 106वां संविधान संशोधन 2023 में होता है। अब यहाँ पे इतने संविधान संशोधन हुए हैं, ये संसद को शक्ति प्रदान है, संसद द्वारा किए जाते हैं। पहले जो संसद के जो 2 सदन है, वैसे तो अंग कितने 3 है संसद के, लेकिन अगर सदन की बात करें तो सदन लोकसभा और राज्यसभा है। जब कोई भी संशोधन विधेयक जो पेश किया जाता है संसद में, तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसमें अगर दोनों सदनों से अगर कोई भी विधेयक है, अगर वो मान लो ये सदन है, ये जो है संसद है, ये दोनों सदन है, इनसे अगर दोनों विधेयक पास हो जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट उस पर अनुमोदन कर देता है तो क्या बन जाता है? तो वो अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? तो वो अधिनियम बन जाता है। अगर वो अनुमोदन नहीं देता है और उसको ये भी शक्ति प्रदान है कि वो मतलब पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है, संसद में जो विधेयक भेजा गया अनुमोदन के लिए तो वो वापस भी भेज सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है। अगर उसने अनुमोदन नहीं किया और अपने पास ही रख लिया तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है पॉकेट वेटो बोलते हैं, पॉकेट
वीटो बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पॉकेट वीटो किसको बोलते हैं? तो पॉकेट वीटो जो है वो बोलते हैं जो विधेयक रखा जाता है, अगर प्रेसिडेंट ने 14 दिन में वापस नहीं किया अनुमोदन करके, तो जो है अपने पास रख लेता है, 14 दिन के बाद भी नहीं भेजता है, तो पॉकेट वीटो बोलते हैं। फिर बात करें जो प्रेसिडेंट होता है, अगर उसने मतलब अनुमोदन कर दिया तो अधिनियम बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो संसद है, संसद का मूल जो स्ट्रक्चर है वो कितना है? तो 3 अंग होते हैं। मतलब कौन कौन होता है? तो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। ये स्ट्रक्चर होता है संसद का। अगर सदन की बात करें तो सदन जो है कौन कौन से होते हैं? तो लोकसभा होती है और राज्यसभा सदन होते हैं। लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन बोला जाता है, लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा होती है जो उच्च सदन बोला जाता है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में यहाँ पे बात की है। यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो लगे एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो मित्र बतें उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।